नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के सम्मुख 20वें अध्याय के साथ यानी 20वें दिन उसी जोश और उसी उत्साह के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चैनल श्री विद्या के साथ लगातार जुड़े होंगे। दोस्तों, आइए कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि आज की कक्षा में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग विशेष तौर पर जानवरों के नाम जानेंगे कि कौन सा जानवर संस्कृत में क्या कहलाता है, उसके रूप किस तरह से चलते हैं और आत्मनेपद के सेव धातु के लंग लकार में किस तरह से रूप चलता है और उसके संक्षिप्त रूप के द्वारा हम अन्य किन किन धातुओं के रूप चला सकते हैं। आइए और उसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि गच्छन इत्यादि के जो रूप हैं या धातु रूप है वो किस तरह से चलते हैं। आइए बिना समय को गंवाए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन हाँ, उसी में ही हम लोग आज जानेंगे कि किस तरह से हम लोग अयादि संधि कर सकते हैं। आइए कक्षा को बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वे कौन कौन से जानवरों के नाम हैं जिनके बारे में हमें आज की कक्षा में जानना है। कॉलम क के शब्दों में ये संज्ञा है, इसलिए हम इनके बारे में कॉलम क में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंह, जिसका अर्थ होता है शेर। ठीक है। अगला है व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ होता है। ठीक है। ऋक्ष मतलब रीछ। सुकर मतलब सुअर। वृकः मतलब भेड़िया। श्रृंगालः मतलब गीदड़। शशकः मतलब खरगोश। वानरः मतलब बंदर। वृषभः मतलब बैल। उष्ट्रः मतलब ऊंट। गर्दभः मतलब गधा। कुक्कुरः मतलब कुत्ता। मार्जारः मतलब बिल्ली। अजः मतलब बकरा। मूषकः मतलब चूहा। इस तरह से हमारे पास ये टोटल 15 जानवरों के नाम हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, इनके रूप किस तरह से चलते हैं। आइए अगला देखते हैं। कॉलम ख में गच्छन का अर्थ है जाता हुआ। पठन का अर्थ है पढ़ता हुआ। लिखन का अर्थ है लिखता हुआ। कुर्बन का अर्थ है करता हुआ। ठीक है। इसके विषय में अभी हम विस्तृत रूप से जानेंगे आगे। आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सूचनाएं। सूचना क्या है कि सिंह से लेकर के मूषक शब्द तक ये सभी रूप राम की तरह चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको राम शब्द का रूप अच्छी तरह से याद होगा, तभी आप इनके यहां तक के रूप आप चला सकते हैं। ठीक है। सिंह से लेकर के मूषक शब्द तक का रूप टोटल सभी राम शब्द की तरह इनके रूप चलेंगे। और देखिए, गच्छत से लेकर के कुर्वत शब्द तक का जो रूप है यह गच्छत की तरह चलेगा, यानी इस गच्छत की तरह इनका रूप चलना है। ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले गच्छत शब्द का रूप किस तरह से चलता है। सिंह शब्द और ये मूषक शब्द तक के रूप जो है वो तो आप लोगों को राम शब्द की तरह ही चलाने हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको स्वयं करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तकारांत पुल्लिंग शब्द है ये सभी। आइए देखते हैं तकारांत पुल्लिंग शब्द यानी गच्छत शब्द का रूप किस तरह से चलता है। तो रूप चलता है गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः। गच्छतां गच्छन्तौ गच्छतः। गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः। गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः। गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः। गच्छतः गच्छतुः गच्छतां। गच्छति गच्छतुः गच्छत्सु। हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। इस तरह से ये रूप चलता है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक सूचना यह है कि ये देखिए संक्षिप्त रूप में अन अंतौ अंतः, यानी संक्षिप्त रूप में हमें केवल इन्हीं के ऊपर फोकस करना है कि प्रथमा विभक्ति के रूप किस तरह से बदलते हैं। यानी
अन अंतौ अंतः, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः। बाकी के जो ये रूप है, यानी द्वितीया से लेकर के संबोधन तक का ये जो रूप है, ये पूरा रूप भगवत शब्द की तरह चलता है, जैसा कि आपने पढ़ा था। जो कि रूप चलता था भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवतां भगवन्तौ भगवतः, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवता भगवतो भगवतां, भगवती भगवतो भगवत्सु, हे भगवान हे भगवन्तौ हे भगवन्तः। इस तरह से हम लोग इसका रूप चलाएंगे, यानी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल गच्छन शब्द का, यानी गच्छत शब्द का केवल आपको प्रथमा विभक्ति याद करना है, बाकी सारे भगवत शब्द की तरह ही रूप चलेंगे। आइए एक नजर डाल देते हैं सेव धातु के लंग लकार, यानी आत्मनेपद पद में प्रयुक्त होने वाले सेव धातु के लंग लकार की किस तरह से चलेगा। सेव धातु लंग लकार आत्मनेपद का, तो असेवत असेवेताम असेवंत, असेवेथः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवामहि असेवामहि। इस तरह से ये रूप चलेगा। और लंग लकार का संक्षिप्त रूप, इसी का संक्षिप्त रूप क्या है, अत एताम अंत, अथा एथाम अध्वम, ए आवहि आमहि। यह इसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसी के तरह रूप आप चलाएंगे तो आप इसके आगे जो धातु है उसको ऐड करते हुए और उसका रूप चलाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से इस सेव धातु के साथ इसके आगे हमने अ का यूज किया है और बाद में फिर इन संक्षिप्त शब्दों का हमने प्रयोग करके ये धातु रूप टोटल तैयार किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आई होगी। लेकिन आइए इसी से जुड़ा हुआ एक सूचना और देख लेते हैं कि अभ्यास 10 और 11 में दिए गए नियमों को आपको फिर से याद करना है, फिर से आपको उसका रिवीजन करना है, ताकि हम लोग उसको भूले ना और अपने अध्याय को आसानी से समझते हुए हम अपने इन 30 दिवसीय संस्कृत कक्षाओं को हम सुगमता से संपूर्ण कर सकें या संपन्न कर सकें। ठीक है, आइए अब देखते हैं कॉलम ग का ये शब्द क्या है। कॉलम ग में जो शब्द है ये क्या है, यज्ञ, यानी कि। अगर आप संस्कृत में प्रयोग करते हैं कि, अगर ऐसा होता कि मैं वहां जाता, तो आप की का प्रयोग कर रहे हैं, तो संस्कृत में यज्ञ का प्रयोग किया जाता है की जगह पर। आइए हम जल्दी से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट हम लोग अयादि संधि के बारे में जानते हैं कि अयादि संधि हम लोग किस तरह से उसके बारे में समझ सकते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं सूचना संख्या 54 के साथ अयादि संधि कैसे और किन किन परिस्थितियों में होती है। आइए देखते हैं नियम संख्या 54 यानी 54 क्या कहती है। नियम संख्या 54 कहती है कि ए को अय होता है, ओ को अब होता है, ऐ को आय होता है और औ को आव हो जाता है। कब होता है ये सब, तो इसके लिए क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए, तो होना चाहिए क्या कि बाद में कोई स्वर हो, तो अगर बाद में कोई स्वर होगा किससे पहले, अगर इससे पहले ये होगा, ठीक है, अगर इन शब्दों से जब ए ओ ऐ औ इन अक्षरों के बाद अगर स्वर वर्ण होंगे, ठीक है, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा अय अव आय आव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इसको ये होता है, इसके परे रहते, यानी इन अक्षरों को ये हो जाता है अगर ये बाद में है, तो ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव हो जाता है स्वर वर्ण के बाद में होने पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। हरे प्लस ए, ठीक है, अब देखिए र में क्या है, ए है और बाद में क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, तो इस ए को क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। कैसे, हर प्लस अय प्लस ए बराबर
ठीक है, अ इसमें मिल गया, ए इसमें मिल गया, ठीक है, तो क्या बन गया, हरे। इसी तरह ज में ए है तो अय हो गया, और अ इससे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ज प्लस अय प्लस अह, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, जयः। क्या बन गया, जयः। कवे प्लस ए, व में ए है तो अय हो गया, क्या हो जाएगा, कव प्लस अय प्लस ए, ठीक है, क्या बन जाएगा, कव ये। क्या हो गया, कव ये, ठीक है। अगला देखते हैं, ओ का एग्जांपल, ओ को अब हो जाता है इसके बाद में रहने पर, कैसे, भ में ओ है, ठीक है, भ में ओ है और इधर स्वर वर्ण है, ठीक है, तो ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ प्लस अब प्लस अति, ठीक है, टोटल क्या बन जाएगा, भवती। अ इसमें मिल जाएगा, भ हो गया, व में ये मिल गया, भवती हो गया, ठीक है, क्या बन गया, भवती। आसान है समझना इसको, अयादि संधि बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला देखते हैं, पो प्लस अनह, ठीक है, अब हो गया, क्या हो गया, प प्लस अब प्लस अनह, ठीक है, इनको मिला दिया हमने तो क्या बन जाएगा, पवनः। यह रूप या यह शब्द बनेगा। अगला देखते हैं, ऐ को लेकर के, ऐ में आय हो जाता है स्वर वर्ण के बाद होने पर, तो ना में ऐ है ये वाला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ना हलंत वाला प्लस क्या बन गया यहां पर, आय, ठीक है, आय, आय प्लस अकह, ठीक है, टोटल क्या बना, ना में आ मिल गया ना, या में अ मिल गया य, और कह, तो क्या हो गया, नायकः। नायका मतलब हीरो, ठीक है, कलाकार। गई प्लस अकह, तो गई में आय रहेगा ऐ को, ठीक है, ग हलंत वाला प्लस आय, यह भी हलंत वाला प्लस अकह बराबर गायकः। आसान है समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। अगला देखते हैं, औ का एग्जांपल, इसको आव हो जाता है स्वर वर्ण होने के बाद, ठीक है। देखिए, प में औ है ये वाली मात्रा, तो क्या हो जाएगा, प हलंत हो जाएगा प्लस इसको क्या हो जाएगा, आ, ठीक है, आव हलंत वाला प्लस अकह बराबर क्या बनेगा, ये पावकः, पावकः। अगला देखिए, द्वौ प्लस एतौ, ठीक है, औ हो गया, द के बाद वह है, वह के बाद औ है, ठीक है, तो इसको क्या बनेगा, द्वावेतौ। क्या बनेगा, इसमें देखिए, इसमें पहले रहेगा द्व प्लस आव प्लस एतौ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द्वावेतौ बराबर द्वावेतौ, ठीक है, ये रूप बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, ठीक है, आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए आइए, बिना समय को गंवाए हम फटाफट इनसे जुड़े हुए या इस अध्याय से जुड़े हुए हम उदाहरणों को करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद फिर अपनी कक्षा को हम विराम देते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले उदाहरण वाक्य क्या है, बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बालकः, बालकः, ठीक है, पढ़ रहा है के लिए पठन, लिख रहा है के लिए लिखन, और काम कर रहा है के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्यं च कुर्वन् अस्ति, कार्यं, ठीक है, च कुर्वन् अस्ति, क्योंकि ये 2 3 है ना, ठीक है, तो च
कुर्वन् अस्ति, यह वाक्य बनेगा। ठीक है, बालकः पठन लिखन कार्यं च कुर्वन् अस्ति। उसके बाद है भेड़िया जा रहा था। ठीक है, भूतकाल के प्रयोग के साथ। तो भेड़िया के लिए हमने क्या पढ़ा था? भेड़िया के लिए हमने जो शब्द पढ़ा था वो पढ़ा था कि वृकः। ठीक है, अब जा रहा तो गच्छन्, गच्छन् आसीत्। ठीक है, भेड़िया गच्छन् आसीत्, इस तरह से वाक्य बनेगा। ठीक है, समझिएगा इसको और इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करिए। अगर देखिए राम काम कर रहा है, रामः कार्यं, ठीक है, कुर्वन् अस्ति। ठीक है, राम काम कर रहा है तो रामः कार्यं कुर्वन् अस्ति। अगला देखिए जाते हुए बाघ को देखो। ठीक है, जाते हुए बाघ को देखो। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक अशुद्ध वाक्य का भी एग्जांपल इसी से मिलता जुलता है, इसका मैं भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। वैसे तो क्या होगा, जाते हुए बाघ को देखो, तो वैसे नॉर्मली जो हमने आज की कक्षा में पढ़ा है उस हिसाब से क्या हो जाएगा। ठीक है, गच्छन् व्याघ्रं पश्य। ठीक है, जाते हुए, गच्छन् का अर्थ ना जाते हुए। ठीक है, गच्छन् व्याघ्रं पश्य, देखो के लिए पश्य हम लोग उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नियम लगता है। वह नियम क्या है और वो नियम क्या कहता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो वाक्य है संस्कृत में वो देख लेते हैं। तो गच्छन् की जगह पर हम लोग प्रयोग करेंगे गच्छन्तम्। ठीक है, क्या? गच्छन्तम्, गच्छन्तम् व्याघ्रं पश्य। ठीक है, यह वाक्य बनेगा गच्छन्तम् व्याघ्रं पश्य, ऐसा वाक्य बनेगा। अब आइए देखते हैं कि अशुद्ध वाक्य में ये क्यों गलत हुआ है, जबकि यहाँ पर गच्छन् ही होना चाहिए था ना। तो गलत इसलिए हुआ है कि नियम संख्या 20 क्या कहती है कि विशेषण का वही विभक्ति और लिंग होगा जो विशेष का होगा। ठीक है, तो व्याघ्र का विशेषण क्या है कि वो जा रहा है। ठीक है, तो व्याघ्र में जब हम यहाँ पर द्वितीया कर रहे हैं, ठीक है, व्याघ्र व्याघ्रम व्याघ्रा व्याघ्रम। ठीक है, तो यहाँ जब हम द्वितीया कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रथमा क्यों? ठीक है, अब इसका रूप देखिए कैसे चलता है, गच्छन् गच्छन्तो गच्छन्तः गच्छन्तम्। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गच्छन्तम् व्याघ्रं पश्य। ठीक है, यह वाक्य बनेगा। और इसमें नियम कौन सा लगा? नियम संख्या 20 लगी। ठीक है, इसी तरह आप अन्य उदाहरणों को भी करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसका उदाहरण का अभ्यास करेंगे, निरंतर इसको अपने प्रयोग में लाएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं मैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वे लोग भी आयाति संधि को बहुत ही आसानी से समझ सकें, आगे उनको कभी परेशानी ना हो इस आयाति संधि को लेकर के। बाकी जो भी होता है, लेकिन आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।